जस्ट इमेजिन आप रात में सो रहे हैं, रात के 1-2 बजे आपके घर की डोरबेल रिंग होती है। आप जाके गेट खोलते हैं और देखते हैं कि कुछ कस्टम्स के ऑफिसर्स या जीएसटी ऑफिसर्स या डीआरआई ऑफिसर्स आपके घर के बाहर खड़े हैं। वो आपके घर के अंदर आते हैं, आपके प्रेमाइसिस की तलाशी लेते हैं और आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब आप क्लूलेस हो कि क्या हो रहा है। ना आपको बताया गया आप क्यों अरेस्ट हो रहे हो, ना आपको समझाया गया, ना आपको आपका ऑफेंस बताया गया, सीधा आपको उठा के ले गए। फिर आपको वहीं पे रखेंगे। फिर आपको एक दिन बाद किसी पुलिस थाने ले जाएंगे, वहाँ पर आपको उनको हैंड ओवर कर देंगे। नाउ इन दिस प्रोसेस ना आपको किसी भी तरीके का राइट दिया गया, ना आपको आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए गए, ना आपको आपके रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को कॉल करने या उनसे मिलने दिया गया, ना आपको कोई भी आपके एडवोकेट से एडवाइस लेने दी गई। अब ये सिचुएशन किसी भी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कस्टम ब्रोकर या किसी जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर के साथ हो सकती है। अब इन सिचुएशन में आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए, आपके क्या राइट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट या फिर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो आपको अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करना चाहिए इन सिनेरियो में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ग्रीटिंग्स माय लीगल रो फैमिली, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लीगल रोब, जहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा कि कस्टम्स एक्ट या जीएसटी एक्ट के अंडर आपकी अगर अरेस्ट करा जाता है तो आपके पास क्या राइट्स हैं और आप किन तरीकों से उन राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और अगर आप एक एडवोकेट हैं या फिर एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करना चाहिए इन सिनेरियो में। आज मैं कस्टम एक्ट को टारगेट करूंगा, लेकिन इसमें जो मैं राइट्स बताऊंगा वो जीएसटी में भी एप्लीकेबल होंगे और कस्टम्स में भी एप्लीकेबल होंगे। इस वीडियो में मैं कस्टम रिलेटेड ऑफेंस और उनके अंडर जो अरेस्ट होती है वो डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीएसटी से रिलेटेड ऑफेंस और उनके अंडर जो अरेस्ट होती है वो डिस्कस करूंगा। लेकिन राइट्स जो एलएसटी के हैं वो दोनों कस्टम्स में भी और जीएसटी में दोनों में सेम रहने वाले हैं। और क्या क्या मेजर्स दोनों ही केसेस में लेने चाहिए वो भी लगभग सेम ही रहेंगे। बस ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं उनका डोमेन जीएसटी में थोड़ा सा अलग है, कस्टम्स में अलग है, क्योंकि कस्टम्स सिर्फ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। हाउएवर जीएसटी जो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होता है, उससे रिलेट करता है। हाउएवर जीएसटी इंपोर्ट में भी लगता है, बट जीएसटी और भी कई जगह पे और भी सप्लाईज पे लगता है जो कि विद इन कंट्री होते हैं। तो इसलिए जीएसटी का डोमेन थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो में मैं कस्टम्स को टारगेट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ an arrest is made under the Customs Act and what are the rights of arrestee under the Customs Act. Let's start. तो मैं प्रेजेंटेशन चालू कर लेता हूँ। So now we will discuss arrest under GST and Customs law. तो इस सेशन में मैं सिर्फ कस्टम्स को फोकस करने वाला हूँ, कस्टम लॉस को फोकस करने वाला हूँ, जिससे कि मैंने पहले भी बताया कि कस्टम्स और जीएसटी लॉ में राइट्स सेम हैं, बट ऑफेंसेस में डिफरेंस आ जाता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप सिर्फ राइट्स देखने आए हो, राइट्स ऑफ अरेस्टी अंडर द कस्टम्स एंड जीएसटी एक्ट, दोनों में लगभग सेम ही है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले ऑफेंसेस, कस्टम एक्ट के अंदर ऑफेंसेस कैसे डिफाइंड है, फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं कस्टम्स एक्ट के अंदर, फिर राइट्स ऑफ अरेस्टी क्या हैं और इस अरेस्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स क्या हैं। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट है, राइट्स ऑफ अरेस्टी और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, ये दोनों जीएसटी और कस्टम्स दोनों में सेम रहने वाले हैं, बस ऑफेंसेस और बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखते हैं ऑफेंसेस क्या क्या होता है कस्टम एक्ट के अंदर। सबसे पहला है, अगर आपने कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट करा, लेट सपोज आपने कोई गलत एक पैकिंग लिस्ट दे दी जिसमें आइटम कुछ और लिखा हुआ है, आइटम आया कुछ और है, ठीक है, आपने कोई गलत डिक्लेरेशन कर दिया, आपने बिल ऑफ एंट्री में फाइल करा कि हमने तो वीट मंगाया है जबकि आया मोबाइल फ़ोन है, तो फॉल्स डिक्लेरेशन अगर आपने दे दिया या फिर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे टू द कस्टम अथॉरिटीज़, तो आपका अरेस्ट हो सकता है अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। दूसरा पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर अगर कोई काम कर रहा है और अगर आप उस काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आप उनको उनके काम में दखलंदाजी दे रहे हो, तो भी आपको अरेस्ट करा जा सकता है अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। तीसरा आता है, अगर आपने ड्यूटी इवेजन करा है या कोई भी फ्रॉड करा है गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट एक्सचेकर के साथ, तो भी आपको अरेस्ट करा जाता है। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले होता है आपने वैल्यू का मिस डिक्लेरेशन करा है, आपने वैल्यू को या तो ओवर वैल्यूएशन करा है या अंडर वैल्यूएशन करा है गुड्स का, तो आपको अरेस्ट करा जा सकता है। लेट सपोज गुड्स थे 55 lakhs के, आपने उनको दिखाया कि ये हैं 20 lakhs के, जिससे कि आपको ड्यूटी कम पे करनी पड़े, तो उसमें आपको अरेस्ट करा जा सकता है। अगला आता है इवेजन ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो कि मैंने बताया कि आपने अगर कस्टम ड्यूटी को इवेड करने का ट्राई करा तो भी आपको जो है अरेस्ट करा जा सकता है। तीसरा, अगर गुड्स 1 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, या फिर आपने जो ड्रॉबैक क्लेम करा है गवर्नमेंट से अगर आपने कोई ड्रॉबैक क्लेम करा है, लेट सपोज आपने कोई आइटम एक्सपोर्ट करा और आपने उस पर ड्रॉबैक क्लेम करा, मान लीजिए 60 लाख रुपए का, 60 lakhs का आपका ड्रॉबैक बनता है। अगर ये आपने फ्रॉडुलेंटली क्लेम करा है या आपने 1 करोड़ से ज़्यादा के गुड्स को मंगा के उनको फ्रॉडुलेंटली उस पर कम ड्यूटी पे करी है, तो आपको 7 साल की पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें मिनिमम 1 year पनिशमेंट है विद फाइन, और बाकी सारे केसेस में आपको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है। ठीक है, तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के गुड्स आपने मंगाए हैं या फिर आपने ड्यूटी इवेड करी है या ड्रॉबैक क्लेम करा है जो कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा का है, इन दोनों सिनेरियोज में आपको 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है मैक्सिमम। मिनिमम होती है 1 साल की और फाइन भी लगेगा। दूसरा, बाकी सारे केसेस में आपको 3 साल तक की पनिशमेंट और फाइन या फिर दोनों भी लग सकता है। अगला है रिपीटेड ऑफेंस। अगर आपने करे हैं, आप एक ऑफेंस आपने करा, वो ऑफेंस आपने दोबारा करा, उसके बाद दोबारा करा, तो आपको मैक्सिमम 7 ईयर की और मिनिमम 1 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है फाइन के साथ, जो कि ये सारे हमारे सिनेरियो दिए गए हैं सेक्शन 135 में। अगला आता है प्रिपरेशन टू एक्सपोर्ट इलीगली। अगर आपने अभी एक्सपोर्ट करा नहीं है पर आप एक्सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, आपने सारे गुड्स को बना दिया, आपने पैकिंग लिस्ट रेडी कर दी, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट होने से पहले पकड़े गए, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 3 years या फिर फाइन या दोनों, जो कि है सेक्शन 135A में। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए आपने मिस डिक्लेरेशन करा 10 लाख रुपए का, 10 लाख
रुपए के गुड्स का आपने मिस डिक्लेरेशन करा। दूसरे सिनेरियो में आपने 10 करोड़ के वैल्यू के गुड्स का मिस डिक्लेरेशन करा। तो क्या मेरे को दोनों केस में इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए? क्या मुझे दोनों केसेस में ये ड्यूटी है कस्टम ऑफिसर की कि वो मेरे को जाके अरेस्ट कर ले? बिल्कुल भी नहीं। आपको दोनों तरीके के केसेस में अरेस्ट नहीं करा जाएगा। आपने जो 10 लाख रुपए का जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं उसमें अगर आपने मिस डिक्लेरेशन कराए तो आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सर्कुलर से पता लगता है, जो कि मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2022 डेटेड 16/18/22। अब इस सर्कुलर में दो तरीके के सिनेरियो दिए गए हैं। पहला सिनेरियो कि थ्रेशहोल्ड वैल्यू के बेसिस पे आपको कब कब अरेस्ट करा जा सकता है। दूसरे सिनेरियोज वो जहाँ पर थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी भी हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आपने वो ऑफेंस करे हैं तो आपका अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि थ्रेशहोल्ड वैल्यू पे कब कब अरेस्ट करा जा सकता है। तो अगर आपने बैगेज डिक्लेरेशन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडुअल रूल्स के अंडर या इन केसेस के अंडर अगर आपने कोई भी अनऑथराइज्ड इंपोर्टेशन करा है उन गुड्स का जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख है, तो आपका अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आप फ्लाइट से आ रहे हो, ठीक है। फ्लाइट से आते हुए आपने बैगेज डिक्लेरेशन में बोला कि मेरे पास कोई गोल्ड वगैरह या फिर कोई ज्वेलरी नहीं है। जब आप यहाँ पर आते हो तो आपके पास 1 करोड़ की वैल्यू की गोल्ड निकलता है। आपने बैगेज डिक्लेरेशन में ना बताकर फ्रॉड करने का कोशिश करा गवर्नमेंट के साथ और आप पकड़े गए, तो इस केस में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट अगर मान लीजिए वो गोल्ड 10 लाख का होता तो आप तो उस गोल्ड को सीज कर लेते, आपको छोड़ देते, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी लगा देते या फिर पेनल्टी के साथ साथ आपके ऊपर रिडेम्पशन फाइन लगा देते कि आपको अगर इन गोल्ड्स को रिडीम करना है तो इतना फाइन दो, साथ में पेनल्टी दो, चूंकि आपने बैगेज डिक्लेरेशन गलत दिया। तो दोनों सिनेरियो में अरेस्ट का डिफरेंस है। पहले वाले सिनेरियो में जहां पर आपने 50 लाख से ज़्यादा का गोल्ड लेकर आए थे वहां पर आपको अरेस्ट कर लेंगे, फाइन पेनल्टी तो लगाएंगे। इसमें सिर्फ आप पे फाइन और पेनल्टी लगाएंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई भी गुड्स को स्मगल करा, जैसे प्रीशियस मेटल्स या फिर वो गुड्स जो कि रेस्ट्रिक्टेड है इंडिया में, ठीक है, जो हमारा DGFT है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो बताता है कि कौन कौन से गुड्स जो हैं रेस्ट्रिक्टेड हैं और उन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए वो आपको एक लाइसेंस इशू करता है, ठीक है। अब वो लाइसेंस के थ्रू ही आप रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट करवा सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको वो लाइसेंस नहीं है, आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, तो आप रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का इंपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आप करते हो जिनकी वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर की है या 2 करोड़ के बराबर है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा बाय द कस्टम ऑफिसर्स, ठीक है। अब आता है फ्रॉडुलेंट इवेजन ऑफ ड्यूटी। आपने गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से ड्यूटी इवेड करने का ट्राई करा, चाहे आपने मिस डिक्लेयर करी वैल्यू या कुछ और करके, और वो जो ड्यूटी है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है या 2 करोड़ से ज़्यादा की है या फिर उसके बराबर है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगला है, अगर आपने कोई भी ड्रॉबैक क्लेम करा है गवर्नमेंट से, जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का, तो आपने जो ड्रॉबैक क्लेम करा है वो ड्रॉबैक आपने फ्रॉडुलेंटली क्लेम करा है और उस ड्रॉबैक की वैल्यू 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब वो चाहे आपने मिस डिक्लेयर करके करा हो, ठीक है, या आपने कंसीलमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड गुड्स करके करा हो, या उन गुड्स या उस एग्जेम्पशन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको अरेस्ट कर लेंगे।
ठीक है। अब आता है कि आपने फ्रॉडुलेंटली किसी इंस्ट्रूमेंट लाइक लाइसेंस या स्क्रिप्ट का यूज़ करा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट होते हैं, वो लाइसेंस जो होते हैं, उन लाइसेंस से आप क्या कर सकते हो कि ड्यूटी जो है वेव ऑफ हो सकती है आपकी उन लाइसेंस के थ्रू। तो अगर आप मान लीजिए वो लाइसेंस आपने फ्रॉडुलेंटली मार्केट से उठाया है, या फिर कोई भी फेक लाइसेंस लिया है और उस फेक लाइसेंस को यूज़ करके आपने ड्यूटी वेव ऑफ करवाई है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ या उससे ऊपर की है, तो भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो होगा हमारे वो वाले सिनेरियोस जो कि मॉनेटरी वैल्यू से रिलेट करते हैं। अब उन केसेस पे आते हैं जो मॉनेटरी वैल्यू पे रिलाय नहीं करते। मॉनेटरी वैल्यू इररेलेवेंट है उन केसेस में। मॉनेटरी वैल्यू कितनी भी हो, अगर आपने ये ऑफेंसेस करे हैं तो आपका अरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। पहला केस, अगर आपने कोई फेक करेंसी नोट्स का इंपोर्ट करा है, ठीक है। दूसरा, आपने कोई आर्म, एम्यूनेशन या एक्सप्लोसिव का इंपोर्ट करा है। तीसरा, आपने एंटिक या आर्ट ट्रेजर्स को इंपोर्ट करा है। चौथा, आपने कोई वाइल्ड लाइफ आइटम या एंडेंजर्ड स्पीशीज को इंपोर्ट करा है। तो इन केसेस में जो है आपको अरेस्ट करना कस्टम ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉनेटरी वैल्यू। अब आते हैं सेक्शन 104 जो बताता है पावर टू अरेस्ट। अब किसके पास पावर है आपको अरेस्ट करने की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी कस्टम ऑफिसर जिसको कमिश्नर ने अपॉइंट करा है वो अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति को जिसके लिए उसके पास रीज़न टू बिलीव है। इस वर्ड को ध्यान से सुनना, रीज़न टू बिलीव। उसके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसने कोई ऑफेंस करा है अंडर दीज सेक्शन 132, 133, 135 एंड 135A एंड 136, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे। यहाँ पे ये वाले 132, 133, 135, 135A। तो इन सेक्शन के अंडर अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपका अरेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब भी आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करोगे तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना अनिवार्य है विदाउट एनी नेसेसरी डिले। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है कि कितने टाइम के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो कि पहले CRPC था, उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि आपको 24 घंटे के अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना उसकी ड्यूटी है। पर यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमारा ग्रे एरिया है। दूसरा आता है बेल पावर। सबसेक्शन 3 में बेल पावर्स दी गई हैं। कस्टम ऑफिसर्स के पास वो सारी पावर हैं जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज के पास होती हैं फॉर ग्रांटिंग बेल और कस्टडी ना। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं है। कस्टम ऑफिसर के पास वो पावर भले ही हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज या जिसको हम SHO बोलते हैं, उसकी पावर है उसके पास सिर्फ उन केसेस में जहां पर उसको या तो कस्टडी में लेना है या बेल देनी है, और किसी केस में नहीं है। इसलिए कस्टम ऑफिसर्स को कभी भी पुलिस ऑफिसर नहीं कहा जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर वो कन्फेशन देंगे तो वो कोर्ट के सामने वैलिड नहीं है, जो कि एकदम सही लगता है। लेकिन अगर आप कस्टम ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेशन दोगे तो उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने माना जाता है। तो कस्टम ऑफिसर के सामने कभी भी कन्फेस मत करना। ये
कुछ लोगों को लगता है कि हम कस्टम ऑफिसर के सामने कन्फेस कर लेंगे, कोर्ट के सामने मुकर जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली BNSS में होता है, बट कस्टम्स में ऐसा नहीं होता। वो स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट यूज हो जाएगी अगर आपने कस्टम ऑफिसर के सामने कन्फेस कराए। सो ये बात दिमाग में रखिए दैट कस्टम ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, ये काफ़ी सारी जजमेंट्स में है। दूसरी चीज़, अगर आपने मान लीजिए गलती से कन्फेशन दे दिया है तो उस कन्फेशन को रिट्रैक्ट करवाइए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उसको आफ्टर थॉट माना जाएगा। जैसे ही आपका कन्फेशन होता है या आपसे ज़बरदस्ती कन्फेशन निकलवा लिया जाता है तो आपको अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करवानी है, ठीक है। वो आप अपने एडवोकेट से भी कह सकते हैं, आप खुद भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला आता है सबसेक्शन 4, जो कि बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हमारे डिफाइंड है वो हमारे सबसेक्शन 4 में डिफाइंड है। इसमें पुलिस जो है सॉरी इसमें जो कस्टम ऑफिसर्स हैं वो विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ये पुलिस मैंने गलती से लिख दिया है, दैट आई लैमेंट, बट इसमें मैं कस्टम ऑफिसर को कहना चाह रहा हूँ, कस्टम ऑफिसर इन केसेस में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस इन केसेस में अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट। कौन से केसेस हैं? अगर आपने कोई भी ऑफेंस करा है किसी प्रोहिबिटेड गुड्स को लेकर, या फिर आपने कोई भी इवेजन ऑफ ड्यूटी करी है जो कि 50 लाख से ज़्यादा की है, उन केसेस में आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करा जा सकता है। अभी भी मैंने आपको बता रखा है कि किन केसेस में वो लोग अरेस्ट करते हैं, किस में नहीं करते, तो वो हमारे सर्कुलर में डिफाइंड है, ठीक है। अगला आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अब आते हैं हम राइट्स ऑफ अरेस्टी पर, कि जब आपको अरेस्ट कर लेते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर वो आपके साथ होता है तो आपको क्या करना है, क्या राइट्स हैं आपके पास। तो इसके ऊपर देखिए, कस्टम एक्ट में जो राइट्स डिफाइंड हैं वो सही से अप्लाई नहीं होते थे, और क्योंकि सही तरीके से कस्टम एक्ट में राइट्स देखा जाए तो डिफाइंड है भी नहीं, क्योंकि और जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनके सामने ये उनके पास एक पॉइंट रहता है कि जो राइट्स हैं वो सही से डिफाइंड नहीं है सॉरी, और अगर है भी तो हमने सब कुछ फॉलो करा है, उसमें वो लूप होल निकाल लेते हैं, ग्रे एरियाज को यूज़ करके वो फंसा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या एसेंशियल्स हैं सेक्शन 104 के अंदर। पहले देखते हैं कि अगर कोई भी कस्टम ऑफिसर सेक्शन 104 में अरेस्ट कर रहा है तो क्या एसेंशियल्स है। कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले जो गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस और कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस में जो डिफरेंशिएट करके यूज़ करा जा रहा है, इसको हटाओ। ये दोनों वर्ड सेम है और इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करा जा सकता है, क्योंकि इन वर्ड्स के बेसिस पर वो लोग काफ़ी इंटरप्रिटेशन को घुमा फिरा के अरेस्ट को डिफाइन करते थे। तो इसको पहले रिजॉल्व करा गया। दूसरा ये बोला गया, अगर आप सेक्शन 104 के अंडर अरेस्ट कर रहे हो तो आपके पास मटेरियल इन पोजेशन होना चाहिए, मतलब आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो, और आपके पास रिटर्न में मटेरियल्स या रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि प्रूव करे कि द पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस और हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। मेयर सस्पिशियन पे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला गया कि जो कस्टम एक्ट है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लासिफाई करता है। इसलिए जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए जो कि अच्छे से क्लासिफाई करे कि कोई भी अरेस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो बेलेबल ऑफेंस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं जो कि ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है,
लेकिन मैं बेल ही नहीं दे रहा, है ना। तो इसलिए आपको आपके पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, और वो रीजन टू बिलीव रिफ्लेक्ट करना चाहिए और जस्टिफाई करना चाहिए आपके अरेस्ट को। तो ये एसेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, राइट्स ऑफ अरेस्ट क्या है। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और डिमांड कर सकते हो कस्टम ऑफिसर से जो आपको अरेस्ट कर रहा है, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू। पहला, आपको रिटर्न में मिलना चाहिए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, आपको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, आपका ऑफेंस क्या है, जो कि हमारे आर्टिकल 21 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है, और सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी में भी दिया गया है, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है। आपके पास ये राइट है कि आप अपने एडवोकेट को बुला सकते हैं ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, लेकिन आप अपने बगल में बैठा के इंटेरोगेशन नहीं करवा सकते। एडवोकेट जो है वो आपकी इंटेरोगेशन को मॉनिटर कर सकता है, बट उसमें पार्ट नहीं ले सकता। तीसरा है, आपके पास ये राइट है कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, और अपनी जगह के बारे में बता दें कि आपको कहाँ पे अरेस्ट करके लाया गया है। चौथा, आपकी रीजनेबल हेल्थ केयर और सेफ्टी का ध्यान रखना कस्टम ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है ड्यूरिंग द कस्टडी। तो ये हमारे राइट्स है, और दीज आर दी एसेंशियल्स। अब जीएसटी एक्ट के अंदर क्या एसेंशियल्स हैं, उसमें भी सिमिलर एसेंशियल्स हैं जो कि इसमें एसेंशियल्स है, बस वहाँ सेक्शन दूसरा है, यहाँ सेक्शन दूसरा है, बाकी एसेंशियल सेम ही है, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बता दूंगा जीएसटी में भी। नेक्स्ट आते हैं आप इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू अरेस्ट। अब ये जजमेंट जो है ये बेल के ऊपर है, ये 1993 की जजमेंट है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी वर्सेस सीबीआई। इसमें कोर्ट ने बताया कि जब आप कस्टम एक्ट के अंदर अगर आप बेल ग्रांट कर रहे हो तो आपको क्या क्या कंसिडरेशन देखना पड़ता है। नाउ विल डिस्कस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट यू शुड नो regarding the bail and arrest under the GST and Customs Act. So this is a very important judgment, YS जगन मोहन रेड्डी वर्सेस सीबीआई। ये जजमेंट 1933 में पास हुई, wherein सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड कि अगर कोई कोर्ट बेल दे रही है अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेस तो क्या क्या कंसिडरेशन उनको लेनी पड़ेंगी बेल देने से पहले। सो दोज कंसिडरेशन आर, पहला, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑफेंस है वो ग्रेव कितना है और वो पब्लिक पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा, कि क्या जो पर्सन है वो क्या इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो एविडेंस के साथ या विटनेसेस के साथ टैम्पर कर सकता है। तीसरा, कि अगर कि कौन सी स्टेज पे मैटर अभी है, मान लीजिए अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है और कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्राइम हुआ है और जिसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, तो बेल उसमें बहुत ही कम चांसेस होता है कि कोर्ट प्रेफर करती है। कोर्ट बेल एप्लीकेशन तब प्रेफर करता है जब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ठीक है। तो एक ये है। अगला है कि अक्यूज्ड का रोल क्या है। अगर अक्यूज्ड मेन कॉन्स्पिरेटर है तो चांसेस ऑब्वियसली कम है बेल के, और अगर वो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट है या को अक्यूज्ड है तो चांसेस ज़्यादा हैं बेल के। अगला, क्या जो अक्यूज्ड है क्या वो अब्सकॉन्ड कर सकता है, तो ये भी हमें कंसीडर करना पड़ता है बेल देने से पहले। नेक्स्ट जजमेंट इज अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि आपको अरेस्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ अरेस्ट विच आर टू बी रिप्रोड्यूस्ड बिफोर डूइंग एन अरेस्ट अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर पीएमएलए के मैटर्स में भी कैसे होती हैं। तो इन दोनों मैटर्स को इसमें डिस्कस करा गया था।
तो जो प्री कंडीशंस है वो हैं, पहले आपके पास मटेरियल इन पोजेशन होना चाहिए, ऐसा मटेरियल जो क्लियरली डिफाइन करे कि ऑफेंस हुआ है और वो मियर सस्पिशन पे हम इसको अरेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा कि रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, अरेस्टिंग ऑफिसर के पास ये रीज़न होना चाहिए इन राइटिंग दैट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच वी आर अरेस्टिंग एनी पर्सन और एनी अक्यूज्ड। तीसरा, जिसको अरेस्ट करा जा रहा है उसको ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि वाई दे आर अरेस्टिंग दैट पर्सन, और वो आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्यों आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। एंड लास्ट कि जो अगर आप कोई भी अरेस्ट का डिसीजन दे रहे हो तो एविडेंटरी होना चाहिए, कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो these are the preconditions that should be followed while making an arrest of any accused or any person. So that's it for today. जो मैंने आज जितने भी कस्टम्स एक्ट के अंदर जो अरेस्ट से रिलेटेड हमारे प्रोविजंस होते हैं वो हमने डिस्कस करे। फिर हमने डिस्कस करा बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर हमने डिस्कस करा कि क्या राइट्स ऑफ अरेस्टी होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं अरेस्ट करने से पहले जो एक कस्टम ऑफिसर या अरेस्टिंग ऑफिसर को फॉलो करनी होती है। फिर हमने कुछ जजमेंट्स देखी जो कि बेल और अरेस्ट से रिलेटेड है। नाउ if you have any query, you know what to do. You can write it in the comment section, and I hope you all like this session. That's all. Let's see you on next date.